नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में चल रही है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आप जैसे कि संधि से अवगति हैं, तो आपके संधि के जैसे मैंने आपको प्रकार बताए थे कि संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और एक होती है आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधि के उपभेद मैंने करा चुकी हूँ। व्यंजन संधि के भी मैंने आपके 16 नियम हो चुके हैं। अब आपकी चलेगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, विसर्ग आपके किसी भी शब्द अंश, मैंने बोली शब्द अंश, शब्द नहीं शब्द अंश, किसी भी शब्द के पीछे आपके विसर्ग आने पर विसर्ग का मेल आपके किसी भी स्वर या फिर किससे हो, व्यंजन से होने पर, स्वर या व्यंजन, यानी आपका किसी स्वर से हो मेल या फिर हो व्यंजन से। यहाँ आपको मैंने मेल करना है, तो आपका मेल या तो स्वर से हो या व्यंजन से हो। जो विकार या परिवर्तन होगा वो आपका विसर्ग के रूप में यानी विसर्ग संधि में होगा। समझ में आ गया? तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसके भी आपके व्यंजन संधि की ही तरह नियम चलते हैं। जैसे कि व्यंजन संधि में हमने 16 नियम पढ़े थे, यहाँ पे भी हम नियमों में ही करेंगे। जैसे स्वर संधि के मैंने 5 उपभेद बताए थे, यहाँ उपभेद नहीं होंगे, यहाँ भी रूल्स और नियम ही चलेंगे। तो विसर्ग संधि पढ़ते हैं। चलिए पहले हम परिभाषा से पढ़ते हैं। इसमें आपके विसर्ग संधि में घोष और अघोष जो वर्ण होते हैं उनको का ही मेल होता है। इसलिए आपको विसर्ग संधि की तो परिभाषा हम पढ़ेंगे ही, इसके साथ हम जानेंगे घोष और अघोष वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि जो मेल होगा ना विसर्ग का वो इन्हीं वर्णों के साथ होगा, तो इस कारण हमें इनको भी जानना आवश्यक है। तो अभी हम 3 परिभाषा एक साथ देखेंगे। एक तो होगी विसर्ग संधि की, फिर इसका रूल नंबर हम 1 पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 में आपका होगा आपका विसर्ग ओ में परिवर्तित, किसमें होगा, ओ में। तो सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है? चलिए हम पढ़ रहे हैं आपके विसर्ग संधि और विसर्ग संधि की आपकी परिभाषा। चलिए, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, अंतिम वर्ण की ध्वनि के पीछे विसर्ग लगा हो, याद रखना, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि के पीछे विसर्ग लगा हो और इसका मेल द्वितीय शब्द में आए किसी स्वर या व्यंजन से हो तो जो विकार उत्पन्न होगा, या फिर कह सकते हैं नवीन परिवर्तन होगा, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए देखते हैं, मैंने आपके सामने परिभाषा लिखी है विसर्ग संधि। विसर्ग आप जानते हो, विसर्ग का मेल यदि स्वर या व्यंजन से हो तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि के पीछे आपके विसर्ग लगा हो, इसका मेल द्वितीय शब्द में आए आपके किसी स्वर या व्यंजन से हो,
तो जो नवीन परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं या कहेंगे। तो ये हुई आपकी विसर्ग संधि की परिभाषा। चलिए इसके सूत्र को देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, इसका नियम क्या होगा, यानी इसका जो सूत्र है विसर्ग संधि का वो होगा आपका, यदि विसर्ग का मेल किससे कर रहे हैं, हम मेल कर रहे हैं किससे, किसी से, या तो स्वर से हो या फिर किससे हो, आपका व्यंजन से हो। तो जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा वो आपका विसर्ग के रूप में ही मिलेगा। तो ये आपका नियम या सूत्र है, यानी इससे पहले विसर्ग तो आना ही चाहिए। व्यंजन संधि में हमने क्या पढ़ा था, व्यंजन के नीचे हलंत होना चाहिए, व्यंजन के नीचे हलंत की अनिवार्यता बताई थी। लेकिन यहाँ आपके अनिवार्यता क्या, विसर्ग संधि पढ़े तो अनिवार्यता क्या है आपकी, विसर्ग तो होना ही चाहिए। या तो आगे आपका कोई स्वर हो या फिर आपका कोई व्यंजन हो, लेकिन आपका विसर्ग आना ही चाहिए। जो ध्वनि आपकी हो रही है प्रथम वर्ण की, या स्वर में हो या व्यंजन में हो, तो क्या आना चाहिए, विसर्ग तो आना ही चाहिए। तो ये आपकी विसर्ग संधि की परिभाषा हुई। आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। में तो एक क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आपको जानते हैं, केवल आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपका शुद्ध कौन सा है, संधि युक्त शब्द है या आपके अशुद्ध शब्द है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए तो मैं इसका आपके कहते हैं, विकार या परिवर्तन के आधार पर, विकार या परिवर्तन के आधार पर, विकार या परिवर्तन के आधार पर विसर्ग संधि, निम्न विसर्ग संधि के नियम, विसर्ग संधि के नियमों में प्रमुख भिन्नता पाई जाती है, प्रमुख भिन्नता पाई जाती है। यानी हम नियम पढ़ेंगे, आपके उपभेद नहीं पढ़ेंगे। यानी कोई नियम किस प्रकार होता है, कोई नियम किस प्रकार होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे आपका नियम नंबर 1। नियम नंबर हम पढ़ेंगे आपका 1। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या है आपका, विसर्ग जो है वो परिवर्तित हो रहा है ओ में, विसर्ग परिवर्तित हो रहा है ओ में। कैसे परिवर्तित हो रहा है, देखिए विसर्ग आपका ओ में परिवर्तित हो रहा है। कैसे हो रहा है, यदि आपके विसर्ग से पहले मैंने आपको बताया, आपका या तो कोई स्वर आ जाए या आपका व्यंजन आ जाए, यानी विसर्ग से पहले आपके आ या फिर आ की ध्वनि आए और उसका के बाद क्या है, विसर्ग आए, और विसर्ग के बाद आपके घोष वर्ण आए, तब आपका जो विसर्ग है, ये आपका विसर्ग, ये आपके अ में परिवर्तित हो जाएगा, अ में परिवर्तित हो जाएगा। याद हो आपने गुण संधि में एक चीज पढ़ी थी, आपके आ का मेल यदि ई से हो रहा है, हमने गुण संधि में ये चीज पढ़ी थी कि आ या आ का मेल यदि मैं ई या ई से कर रही हूँ, या फिर आ या आ का मेल में आपके ऊ या ऊ से करती हूँ, तो यहाँ तो मुझे ए ही मिलेगी और यहाँ मुझे अ मिलेगा। ठीक है, तो अपने ये सूत्र हमने वहाँ पढ़ा था, ये आपने कहाँ पढ़ा था, गुण संधि में। ये किसका सूत्र बता रही हूँ मैं आपको, गुण संधि का। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ विसर्ग नहीं है। मैंने आपको परिभाषा लिखाते समय बताया था
कि विसर्ग की अनिवार्यता होना अति आवश्यक। विसर्ग होना अति आवश्यक, व्यंजन संधि में हलंत होना अति आवश्यक। यहाँ आपके विसर्ग होना, तो यहाँ आपके उ तो है, यानी आपके उ तो आ रहा है, यहाँ पे आप विसर्ग नहीं आ रहा, तो यहाँ आपका ओ परिस्थिति में बदल रहा था, तो ये आपकी वहाँ पर पड़ी वो थी आपकी, यानी यहाँ पे क्या था आपका स्वर था। गुण संधि, गुण संधि किसका रूप है आपका, स्वर संधि का उपभेद है, तो यहाँ पे दोनों तरफ पे आपके स्वर होने अनिवार्य। तो आ उ मिलकर आपके अ बना रहे हैं, तो हमने ये शब्द आपके इस पर चर्चा पहले कर ली थी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 पढ़ रहे हैं। यदि आपका विसर्ग से पहले आ या आ आता है और विसर्ग का मेल आपके घोष वर्ण से होगा, तो आपके विसर्ग अ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए, ये मैं नियम नंबर 1 की बात कर रही हूँ। मैंने आपको बताया विसर्ग संधि में मुझे आपको 3 परिभाषाएं लिखानी पड़ेंगी। एक तो ये आपकी विसर्ग संधि की मेन की, फिर मैंने बताया आपको विसर्ग संधि का रूल नंबर 1, और फिर मैं घोष वर्ण और अघोष वर्णों के बारे में भी बताऊंगी। तो अभी हम पढ़ते हैं रूल नंबर 1 की परिभाषा। तो मैंने आपको ये बताया है, तो चलिए यहाँ मैं इसकी परिभाषा डाल देती हूँ, फिर घोष वर्ण पे बात करूँगी। रूल नंबर 1 की मैं परिभाषा बता रही हूँ, ये आपकी परिभाषा। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में विसर्ग से पहले आ या आ हो एवं इसका मेल द्वितीय शब्द में आए घोष वर्णों से हो। अब घोष वर्णों से हो 3, 4, 5 आपके य, र, ल, व और एक का हा, और आपके सभी स्वर से हो, तो विसर्ग अ में परिवर्तित होगा। समझ में आया? ये मैंने आपके नियम नंबर 1 की परिभाषा लिखवाई है, ध्यानपूर्वक जब देखिए। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में विसर्ग से पहले, किससे पहले? विसर्ग से पहले कौन सी ध्वनि आए आपके? आ और आ, यानी यहाँ पे आपके क्या लगेगा? विसर्ग। आ और आ विसर्ग से पहले, और उसका मेल द्वितीय शब्द में आए, मेल घोष वर्ण कौन कौन से? 3, 4, 5 या, रा, ला, वा और हा, और क्या? स्वर। तो विसर्ग किस में बदलेंगे? आपके अ में परिवर्तित या आपके रूपांतरित या नवीन विकार आपके अ के रूप में हो जाएगा। देखिए संध्या क्या है? संध्या मेल तो कराते हैं, लेकिन मेल के साथ आपका नवीन विकार यानी नवीन चीज़ मिलनी चाहिए, विकार उत्पन्न होना चाहिए, तभी आपके संधि कहलाती हैं। तो ये हुई इसका नियम नंबर 1 की परिभाषा। अब मैं आपके बताती हूँ घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो इसके लिए मुझे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। बार बार में ये शब्द आपको परेशान करेंगे कि घोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, इसलिए इसको पहले जानकारी ले लेते हैं कि फिर आपको परेशानी ना हो। तो चलते हैं घोष वर्णों और अघोष वर्णों के।
देखिए जब हम किसी चीज़ को विवरण कर रहे होते हैं तो ये विवरण चिन्ह लगाते हैं। ये क्या है? विवरण चिन्ह। आपके इस बार आपके एग्ज़ाम में हमने देखा था, आपके सिलेबस में आपके विवरण चिन्हों के विराम चिन्हों, आपके चिन्हों को भी बताया गया था। आपके जो आपके चिन्ह होते हैं उनको भी आपके सिलेबस में जोड़ा गया था। तो आपके परिभाषा देखनी है, घोष वर्ण और अघोष। घोष को ही सघोष के नाम से जानते हैं और घोष वर्ण, सघोष वर्ण एवं अघोष वर्ण निम्न प्रकार से हैं। यानी हम इनकी क्या करेंगे, अभी परिभाषा देखेंगे। तो हम परिभाषा देखते हैं। एक तरफ मैं घोष, अघोष, सघोष लिखूंगी और एक तरफ लिखूंगी आपके अघोष। तो ये तो है आपके सघोष और इसी को ही घोष वर्ण कहते हैं। और इधर है आपके अघोष। चलिए देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चला है घोष। घोष यानी नाद, नाद कंपन, यानी कुछ आपकी ध्वनि जैसा हमें प्रतीत होना कि इसके इन शब्दों से या इन वर्णों के उच्चारण से कुछ ध्वनि सी या कुछ कंपनता उत्पन्न हो रहा है, उन्हें आप क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। यानी घोष का जो आपका अर्थ होता है वो होता है नाद या कंपन, नाद या कंपन। अब यहाँ पे सा लगा, यानी कंपन, सा यानी सहित, कंपन सहित, और यहाँ लगा है आ, कंपन ना आ यानी नहीं, यानी कंपन नहीं। तो इसका पहले हम मीन देख लेते हैं। सा का जो अर्थ होता है, सा यानी होता है आपका सघोष। सघोष दो शब्दों से मिलकर बना है। सघोष दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। साधन घोष, साधन घोष। सा का अर्थ होता है सहित, सा का अर्थ होता है सहित। घोष का अर्थ होता है कंपन या नाद, कंपन या नाद। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया सघोष दो वर्णों से मिलकर बना है, दो शब्द, सा, एक तो है सा और एक है आपके घोष। सा का अर्थ होता है सही, तो घोष का अर्थ होता है कंपन या नाद। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण करने से, जिन आपके वर्णों का उच्चारण करने से उच्चारण करने से कंपन, जिन वर्णों का उच्चारण करने से नाद या कंपन, कंपन दो ना आएंगे यहाँ पे, कंपन आ रहा है, तो कंपन उत्पन्न हो, उत्पन्न, यहाँ पे भी आपके दो ना का उत्पन्न हो, जिन वर्णों का उच्चारण करने से नाद या कंपन उत्पन्न हो, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये घोष वर्ण? ये होते हैं आपके वर्ग, वर्ग का, वर्ग, स्पर्श व्यंजन के वर्ग का, आपने देखा होगा वर्ग, वर्ग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बोर्ड पे आ नहीं रहा, वर्ग, वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और क्या आएगा आपके? या, रा, ला, वा और आपके हा। और क्या आएगा आपके? और आपके समस्त स्वर, सभी स्वर,
ये आपके होते हैं घोष वर्ण। दोबारा देखो 3 4 5 वर्ण यार अलावा हा और आपके ये व और आपके हा और सभी स्वर। तो ये कौन से वर्ण होते हैं? आपके घोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं हम आपके अघोष। अघोष, अघोष भी दो शब्दों से मिलकर बना है। अघोष दो शब्दों से मिलकर बना है। मिलकर बना है। आ धन घोष। आ धन घोष। आ का अर्थ होता है नहीं। आ का अर्थ होता है नहीं। घोष का अर्थ होता है नाद या आपके कंपन। नाद या कंपन, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करने से, जिन वर्णों का उच्चारण करने से नाद या कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी देखिए। अब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा तो वर्ण हमने यहाँ ले लिए। वर्ग के तीसरे चौथा पांचवा वर्ण हमने यहाँ ले लिए। य र लावा हा भी हो गया और सभी स्वर। तो रह क्या गया? वर्ग का। वर्ग का क्या रहा? पहला और दूसरा वर्ण। और क्या रहा? तीनों सा, क्योंकि अब हमने हा तो यहाँ ले लिया है, हा हमने यहाँ ले लिया है। तो ऊष्म वर्ण का, यानी ऊष्म वर्ण आपके किस में जाएंगे? अघोष वर्ण में। ऊष्म वर्ण का हा हमने जब घोष में ले लिया तो आपके तीनों सा कहाँ बचेंगे? श, श और आपकी सा। ये किसकी श्रेणी में आते हैं? आपके अघोष वर्ण की श्रेणी में आएंगे। तो आपके अघोष वर्ण क्या हुआ? पहला दूसरा वर्ण श श श, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं। अघोष दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और आपका घोष। आ का अर्थ होता है नहीं। आ का अर्थ होता है नहीं। घोष यानी कंपन या नाद उत्पन्न नहीं होना। जिन वर्णों के उच्चारण करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कंपन या नाद उत्पन्न नहीं हो रहा, वहाँ आपके अघोष वर्ण होते हैं। तो ये हुआ आपके घोष और अघोष की यहाँ परिभाषा हो गई। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको घोष और अघोष की परिभाषा लिखवा दी है। नियम नंबर 1 की मैंने परिभाषा लिखवा दी, क्योंकि विसर्ग आपका ओ में परिवर्तित हो रहा है। मैंने सूत्र भी लिखवा दिया आपका। विसर्ग से पहले अ और आ आएगा और उसका मेल यानी संधि किससे होगी? आपके घोष वर्णों से होगी। तभी आपका किस में बदलेगा? आपके उसमें आपके ओ में परिवर्तित होगा। चलिए इससे संबंधित हम उदाहरण देख लेते हैं तो आपके समझ में आगे अघोष वर्ण और घोष वर्ण किसे कहते हैं। ये बार बार आपको परेशान करेंगे, इसलिए मैंने इनको भी आपके यहाँ समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं इनके से संबंधित आपके उदाहरण का। नियम नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं, भूल ना जाए कि पढ़ क्या रहे थे। नियम नंबर 1 जिसमें क्या हो रहा है? आपका विसर्ग से पहले आपके आ या आ आए और फिर आपका मेल हो घोष वर्णों से। इसी परिस्थिति में आपका विसर्ग ओ में बदलेगा। घोष वर्ण मैंने लिखवा चुकी हूँ। कौन से होते हैं? आपका घोष वर्ण होते हैं 3 4 5 आपके य र ला व हा और आपके सभी स्वर। ये किसकी श्रेणी में आते हैं? आपके घोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं। चलिए इससे संबंधित हम उदाहरण देखते हैं आपके। ये आपने उदाहरण देख लिए हैं।
अब मैं इनको आपके सामने इनका विच्छेद करके बता रही हूँ नियम नंबर 1 के अनुसार। देखिए, शिरोरेखा पर आपको मात्रा गुण संधि में भी मिलेगी, गुण संधि में भी आपको शिरोरेखा पर मात्रा मिलती है, लेकिन गुण संधि में आपकी तरफ दोनों तरफ ही आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। यानी आ तो वहाँ पे भी आता है, लेकिन पीछे ऊ आता है, लेकिन वहाँ पे आपके विसर्ग नहीं होता है, यहाँ पे आपके विसर्ग होता है। तो देखते हैं, आपके जहाँ आपके ओ दिख रहा है, गौर से देखिए, जहाँ आपको ओ की मात्रा दिख रही है उसी जगह आपको तोड़कर विसर्ग लगाना है। जहाँ पे आपको ओ की मात्रा दिख रही है, देखिए ये आपके ओ की मात्रा दिख रही है, वहीं पीछे का शब्द यूं की त्यों ही आएगा, बस आपको विसर्ग उसी जगह लगाना है। अध धन मुख, अध धन मुख, तो आपका ये बदला ओ में। फिर आएगा अधो भूमि, अध विसर्ग, फिर आपका भूमि, अधो भूमि। फिर आएगा अधो लिखित, अध के बाद आपका लिखित। बस तोड़ना आपको कहाँ पे, जहाँ आपको ओ की मात्रा दिख रही है। तो आपके और आपके पीछे से आपने देख लिया होगा वर्ग का आपके घोषवर्ण आ रहा है, ये तो आपके ये क्या है, 5वां है, तो ये 5वें में आ गया आपके। फिर आएगा आपके यशो गुण, यश धन गुण, यश गुण। फिर आएगा यशो भाग, यश धन भाग। फिर आएगा यशोदा, यश धन दा। फिर आएगा आपके यशोधरा, यश धन धरा। फिर आएगा सरोज, जहाँ ओ की मात्रा है बस उसी जगह आपको विसर्ग लगाना है। सर, सर के बाद आपका ज, सरोज। रोजोगुण, रज, रज के बाद विसर्ग और गुण। फिर आता है सररु, देखो सररु और शिरोरु, ये आपके शब्द युग्मों में आता है, शब्द युग्मों में आता है, दोनों ही शब्द इम्पोर्टेंट। देखिए, सररु तो कहते हैं कमल का पर्यायवाची, कमल, और इसको कहते हैं सरल शिरु, बाल यानी बाल। सररु यानी सरोवर, सर यानी सरोवर, और आपके सरोवर में ये क्या हो रहा है, रू यानी आरोहण होना, आरोहण होना। तो आपके और शिर यानी सिर के ऊपर, ये क्या है, सिर है, और सिर के ऊपर आपके बाल आरोहित हो रहे हैं, उग रहे हैं, और आपके ये क्या है, सरोवर, और सरोवर में आपके आरोहित हो रहे हैं, तो ये हुआ आपके सररुह। तो सररुह, तो ये आपके कमल, और ये नीचे वाला आपका सर, सर के बाद आपका रुहु, रुहु यानी होता है उगना या आपके आरोहित होना। शिर रुहु, शिरहा, धन रुहु। फिर आता है सरोवर, सर, सर के बाद विसर्ग, फिर आपके वर, सरोवर। मनोज, मन्हा, मन्हा के बाद आपका विसर्ग, फिर आपके ज। मनोविकार, मन्हा, मन्हा के बाद आपका विसर्ग, और आपके पास विकार। आप आराम से देख सकते हैं, मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। यानी आपके ये क्या है, आपका स्पर्श व्यंजन का तीसरा यरला, यरला में र और विसर्ग परिवर्तित हो रहा है, विसर्ग के जगह ओ आ जाएगा, विसर्ग की जगह क्या आएगा, ओ। जहाँ सब जगह जहाँ आपको विसर्ग दिख रहा है वहाँ आपके ओ आ जाएगा। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतार सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देख रहे होंगे, ये आपके नियम नंबर 1 के ही उदाहरण चल रहे हैं, विसर्ग आपके ओ में परिवर्तित हो रहा है। चलिए हम इनको करते हैं। तो आपके शब्द जहाँ आपको ओ की मात्रा दिख रही है, बस विच्छेद करते समय उधर आपको विसर्ग को लेके आना, और पीछे वाला शब्द यूं की त्यों ही रहेगा, आपको क्या लेके आना है, विसर्ग को लेके आना है। तो ओ की जगह आपको विसर्ग, तपो के बाद आपका विसर्ग में, तपो में। फिर आपके पयोद, पे, पे के बाद आपका दा। फिर आपके पुरोहित,
पुर के बाद आपका विसर्ग और आपका हित। फिर आता है दिवो ज्योति। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं आपके इम्पॉर्टेंट लगा रही हूँ उनको इम्पॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं प्रश्न आए हुए हैं। दिवह, देखिए विसर्ग आपके यहाँ पर ही लगेगा, ओ की मात्रा है, तो दिवा के बाद आपका विसर्ग और आपके ज्योति, दिवो ज्योति। फिर आएगा आपके तपोबल, तपहा, तपा के बाद आपका विसर्ग और आपके बल। फिर आएगा उरोज, उर के बाद आपका विसर्ग और जा। उरोज का अर्थ होता है स्तन। और तपोभूमि, तपहा, तपा के बाद आपका विसर्ग और आपके भूमि। फिर आपका मना के बाद आपका ज्ञा, मनग। वयोवृद्ध, वया के बाद आपका वृद्ध। सरोकार, सरा के बाद विसर्ग और आपका का। यशोगान, यशः के बाद आपका गान। और फिर आता है आपका यशोगाथा, यश धन गाथा। तो ये हुई आपके विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, यानी आपको जहाँ पर विसर्ग दिख रहा है आपको उसको ओ में परिवर्तित करना है। अगर आप विच्छेद करते हो तो आपको ओ की जगह आपका विसर्ग लेके आना है। तो आपके विसर्ग संधि ये हुआ आपका नियम नंबर 1। अब मैंने आपको बताया था घोषवर्ण और अघोषवर्णों के बारे में, तो उसकी थोड़ी सी टेबल को देख लेते हैं। मैं टेबल बताना भूल गई थी, चलो देखते हैं। आपके स्पर्श व्यंजनों की जो टेबल होती है, स्पर्श व्यंजन, जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं वो संख्या में मैंने 25 बताए थे। कितने बताए थे? 25। तो इनमें से ही आपके अघोष और आपके घोषवर्ण आएंगे, तो गौर से देखना इसको। पहला आता है आपके का वर्ग, का, खा, ग, घ और आपके ऋ। सबके नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि व्यंजन है। फिर आएगा च, छ, ज, झ और या। फिर आएगा टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और डा। फिर ता, थ, द, ध और आपका ना। फिर आएगा पा, फ, बा, भ और आपका मा। फिर आपके अंतःस्थः वर्ण आते हैं, अंतःस्थः वर्ण। ये संख्या में केवल 4 होते हैं, य, र, ला और आपके वा। फिर आपके आते हैं ऊष्मस्थः वर्ण, ऊष्मस्थः वर्ण। ये भी संख्या में आपके 4 होते हैं, तीनों श और आपके स और हा। तो आपके जो मैंने आपके ऊष्म वर्ण बताए थे, ये आपका चा वर्ग है, ये है आपका टा वर्ग, ये है ता वर्ग और ये है आपका पा वर्ग। सबके नीचे हलंत अनिवार्य है क्योंकि आप व्यंजन संधि है, तो व्यंजन में आपके हलंत होना अनिवार्य होता है। चलिए, जहाँ अगर विसर्ग रह गया हो हलंत तो आप देख लेना। तो मैंने बताया था आपके वर्ग का पहला और दूसरा। वर्ग का पहला ये क्या है? आपका पहला, ये है आपका दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये पांचवा। यानी आपकी ये सभी किस में जा रहे हैं? आपके ये नीचे वाला नहीं आएगा ये, और इसके साथ मैंने हा को यहाँ उतार रही हूँ। वैसे आपके ये होती है स्पर्श व्यंजन, और ये गए आपके कहाँ? घोष वर्ण। ये क्या है? आपके घोष वर्ण। तो ये पूरी टेबल तो आपकी ये ऐसे आ गई। तो ये इसमें आपके ये मैं ये से उतार दूंगी इसे यहाँ तक, यानी स्पर्श व्यंजनों की ये तो यहाँ तक आ गए आपके। और क्या आएगा घोष वर्णों में? आपके य, रा, ला, वा और आपका हा। और क्या आना चाहिए? सभी स्वर आएंगे। तो ये हुआ आपके घोष वर्ण। अघोष वर्ण वर्ग का पहला और आपके दूसरा, ये होते हैं आपके अघोष वर्ण। अघोष वर्ण यानी आपके पहला और दूसरा। और क्या आता है इसमें? आपके तीनों श। क्या आएंगे? तीनों श। तो यहाँ पर आपके तीनों श किस में आ जाएंगे? श,
श और सा, ये आपके घोषवर्ण। तो ये टेबल आप अच्छी तरह आराम से उतार लेना। और अगर आपकी आज की क्लास अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और मेरी पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ आपको मेरे पुराने वीडियो मिल जाएंगे। तो ये मैंने घोषवर्ण और अघोषवर्ण की टेबल समझा दी है। नियम नंबर 1 मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।